दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है प्रवचन डिजिटल पर। आज हमारे साथ भुवन कापड़ी जी हैं, उप नेता प्रतिपक्ष हैं। सर, पहले तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो सर, सबसे पहले सवाल यही रहेगा कि अभी आपने विधानसभा में भी युवाओं का जो वीपीडीओ भर्ती घोटाला है वो काफ़ी प्रमुखता से उठाया है। इस बीच में युवाओं में काफ़ी पसंद भी आपको कर रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है सर? क्योंकि कई बार बच्चे यूके ट्रिपल एस भी गए हैं, और जो आपने विधानसभा में मामला उठाया था, अभी तक क्या कुछ अपडेट है उसका? क्योंकि पता नहीं चल पा रहा है और बच्चे काफ़ी पूछ रहे हैं कि भाई उसका अपडेट क्या है, क्या उसमें जांच होगी या नहीं होगी, या जो बच्चे सेलेक्ट हो गए उनका अब क्या होगा? देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग जिसमें लगातार भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। उत्तराखंड का युवा सड़कों पर उतर रहा है, धरने प्रदर्शन कर रहा है, सारे मंत्रियों को विधायकों को ज्ञापन दे रहा है, हाई कोर्ट की भी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। अगर हम इसको देखेंगे तो जीरो टॉलरेंस की सरकार साफ साफ इसमें शामिल नज़र आती है। विधानसभा में इस मुद्दे को हमने उठाया, सारे एविडेंस उनको बताए, साफ साफ भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है और सीबीआई जांच की मांग करी तो सरकार के मुखिया का अभी तक तो कोई जवाब आया नहीं उस पर, और न कोई टिप्पणी करी। युवा सरकार, युवा प्रदेश, युवा मुख्यमंत्री और युवा सड़कों पर, युवा हताश, युवा निराश, युवा का भविष्य अधर पर, मेहनती युवा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहे हैं। तो सरकार युवाओं के प्रति कहीं गंभीर नहीं दिखती, सरकार उत्तराखंड के प्रति कहीं गंभीर नहीं दिखती। ऐसी संस्था जो व्यापम में ब्लैक लिस्टेड है, ऐसी संस्था जिस पे लखनऊ गोमती नगर में मुकदमा चल रहा है, उस संस्था से परीक्षा कराई जा रही है। संस्था के अध्यक्ष सचिव साफ वीडियो में ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम लेते हैं पैसे, तुम्हें जो करना है कर लो। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, तो कहीं न कहीं इसमें सरकार की संलिप्तता दिखाई देती है। लेकिन सर, फिर अब आगे बच्चे क्या करेंगे जो अभी एग्ज़ाम की तैयारी वगैरह चल रही है? जब विपक्ष इतनी आवाज़ उठा रहा है, विधानसभा में भी आवाज़ उठा ली है, तो बाकी कोई और जगह बचती नहीं है, तो अब वो क्या करे? क्या विपक्ष की भी नहीं सुनी जा रही है इस सरकार में? देखिए, सरकार भ्रष्टाचार में शामिल हो गई है, आकंठ गले तक जो है इसमें भागीदारी दिख रही है। आप ये समझिए, आज सरकार उत्तराखंड के युवाओं के प्रति गंभीर नहीं है, हमारे पहाड़ के छोटे ज़िलों के प्रति गंभीर नहीं है। इतने गंभीर आरोप कर लगने के बाद भी आज मुझे लगता है कि अगर ईमानदार सरकार होती तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सचिव दोनों सलाखों के पीछे होते, सीबीआई जांच होती। इसका मतलब विपक्ष कहीं ना कहीं कमज़ोर है, जो विधानसभा में भी आवाज़ उठाने के बाद नहीं सुनी जा रही है, या जनता को नहीं समझा पा रही है? देखिए, विपक्ष कमज़ोर नहीं है, सरकार की मंशा जनहित में, युवा हित में नहीं है। सरकार भ्रष्टाचार में शामिल है, सीबीआई जांच होगी तो सफ़ेद पोश भी निकलेंगे कहीं, इसलिए नहीं हो रही है। और दूसरी बात, सरकार उत्तराखंड के युवाओं के प्रति गंभीर नहीं है, उनको रोजगार देने के प्रति। आज आप देखिए, पुलिस की भर्ती जो जिलेवार होती थी उसे प्रदेश में कर दिया, क्योंकि उसकी भी कीमतें लगनी है। एक पिथौरागढ़ के ज़िले में अगर 200 सीटें थी तो पिथौरागढ़ का लड़का लगता था, चंपावत के सीट में 100 सीटें तो चंपावत का लड़का लगता था, उत्तरकाशी के अगर ज़िले में 200 सीटें थी तो उत्तरकाशी का लगता था, रुद्रप्रयाग का था तो रुद्रप्रयाग का लगता था, चमोली तो चमोली का लगता था, टिहरी में टिहरी का लगता था। लेकिन आज स्टेट काउंसलिंग कर दी, क्योंकि चयन आयोग के माध्यम से परीक्षा करनी है और बोली लगनी है। और हमारे इन सीमांत क्षेत्र के पहाड़ के लोग तो ईमानदार हैं, यहाँ के उत्तराखंड के लोग तो जो है इतनी पूंजी नहीं पाएंगे, इसलिए स्टेट में लिया है। खुला भ्रष्टाचार साफ उसमें बू दिखाई दे रही है कि आप जिलेवार क्यों नहीं कर रहे हैं। प्रवक्ता की भर्ती होती है, आप उसमें मेरिट की बात कर रहे हैं और पूरे जो है 23 से लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, तो उसी उत्तराखंड का युवा कहाँ जाएगा? अब आगे क्या करने वाली है? हम जो है कि चयन आयोग का घेराव करेंगे, हम फिर सड़क पे उतरेंगे, हम सदन में फिर इस बात को उठाएंगे। देखिए, आप युवा के ऊपर ही प्रदेश का भविष्य टिका हुआ है, देश का भविष्य टिका हुआ है। युवा मुख्यमंत्री भी कहा जाता है, कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, लेकिन उस सिकंदर को हराने का जो ताज है वो आपके सर पर है। तो सर, मैं थोड़ा ये समीकरण भी जानना चाहता हूँ इससे हट के, कि जिसे पूरी उत्तराखंड ने एक्सेप्ट किया,
कहा कि हारने के बाद भी जिनको मुख्यमंत्री बना दिया, आपने उन्हें हरा दिया। इसमें हम क्या क्या इसका निचोड़ निकाले कि केवल खटीमा की जनता आपको ज़्यादा पसंद करती थी और उत्तराखंड की उनको करती थी, क्या कुछ लगता है इसका? देखिए, जिताना हराना तो जनता का काम है। न मैंने किसी को जिताया, न मुझे किसी ने हराया। जहाँ जनता का मन जैसा था उन्होंने जिताया। ये तो जनता जानती है इसको बेहतर, उन्होंने जिताया है। अब जो है आज का युवा, जो युवा मुख्यमंत्री को देख रहा था, उसके अंदर कितना निराशा का भाव है। आज उत्तराखंड के लोगों को अब रोजगार में भी उनका अधिकार नहीं मिलता। युवा मुख्यमंत्री जी कहते हैं सिटकुल में जाकर रुद्रपुर की भाई उत्तराखंड में योग्यता नहीं है, बाहर से ले आओ। इतने बड़े बड़े संस्थान हैं, दुनिया के लोग पढ़ने के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं। हमारे पहाड़ के ब्रेन को पूरे दुनिया में माना जाता है, और मुख्यमंत्री जी कहते हैं यहाँ योग्यता नहीं है, आप बाहर से ले आओ। वही मुख्यमंत्री जो एनडी तिवारी की सरकार में 70% आरक्षण की बात करते थे उत्तराखंड के उद्योगों में, आज मुख्यमंत्री बनने के बाद आप आज वो बात भूल गए कि आप उत्तराखंड के युवाओं के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं। चंपावत की बात भी करेंगे सर। चंपावत भारी भरकम से आप क्यों नहीं लड़े सर चुनाव? क्योंकि कई इस जब जनता से हमने बात करी तो उनका कहना था कि अगर वन कापड़ी चुनाव लड़े यहाँ से तो हो सकता है टक्कर हो। तो क्या आप डर गए थे उस समय चुनाव लड़ने से, या फिर पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया? क्या कुछ कारण रहा था? देखिए, विधानसभा में विधायक आदमी एक विधानसभा से रह सकता है। तो मैं खटीमा से विधायक हूँ, खटीमा की जनता ने मुझे चुनाया, तो मेरी जिम्मेदारी खटीमा की जनता के प्रति बनती है। राजनीति में हम जनहित के लिए, प्रदेश हित के लिए, जनता के मुद्दों को हल करने के लिए, विपक्ष में जनता के मुद्दों को उठाने के लिए आते हैं। इसमें कहीं ये व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता नहीं होती कि वो यहाँ लड़ा तो मैं वहाँ लड़ूंगा, वो वहाँ लड़ा तो मैं वहाँ लड़ूंगा। खटीमा की जनता ने तो माफ़ी भी मांगी थी, फिर बाद में कई न्यूज़ के माध्यम से हमें पता चला कि जल समाधि हमसे गलती हो गई जो हमने मुख्यमंत्री को नहीं जिताया। देखिए, खटीमा के जिस क्षेत्र में मुख्यमंत्री रहते हैं, चंपावत चुनाव से पहले वो प्रायोजित कार्यक्रम था मुख्यमंत्री का। जिस क्षेत्र में 22,000 25,000 मतदाता हो और 15,000 17,000 वोट पड़ता हो, जहां 500 से ज़्यादा चिन्हित भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, उस क्षेत्र में 50 लोग जल समाधि लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जाहिर सी बात है प्रायोजित है। कि चंपावत चुनाव था इसलिए वो किया जा रहा था। क्या इतना कमज़ोर कैंडिडेट क्यों उतारा है फिर? अगर ऐसे जो खबरें चल रही थी कि कांग्रेस ने खुद वॉक ओवर दे दिया है, कोई मजबूत कैंडिडेट उतारते कापड़ी जैसे, या कोई खुद हरीश रावत जी वहाँ से लड़ते हैं। देखिए, हरीश रावत जी का लड़ना नहीं लड़ना तो हरीश रावत जी तय करते हैं। रही बात चुनाव की, तो ये चुनाव सब ऐसे ही होते हैं। जब विजय बहुगुणा जी उपचुनाव लड़े थे, विजय बहुगुणा जी टिहरी पार्लियामेंट से चुनाव लड़ते थे, सितारगंज से उनका कोई सरोकार नहीं था। वो एज ए मुख्यमंत्री सितारगंज चुनाव लड़ने के लिए गए, उनके सामने प्रकाश पंत जी जैसे भाजपा के बड़े नेता ने चुनाव लड़ा, विजय बहुगुणा जी ने 40,000 से विजय उनको हराया, और यहाँ तो मुख्यमंत्री लगी हुई कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे थे। तो ये मुख्यमंत्री के सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री के उपचुनाव का अभाव मंडल हमेशा ही ऐसा होता है। हरीश रावत जी एम्स में भर्ती थे, दारचूला चुनाव लड़े, प्रचार में भी नहीं गए और लंबे अंतराल से चुनाव जीते। तो ये समय और परिस्थितियां हैं। अब क्या चल रहा है अभी हरक सिंह रावत जी के साथ, और काफ़ी जो दिग्गज नेता थे उनकी मीटिंग भी हुई है हरिद्वार में, क्या कुछ चल रहा है सर? जनता जानना चाहती है कि कहीं दोबारा फूट तो कांग्रेस में नहीं पड़ रही है, हरक सिंह रावत छोड़ के तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप भी शामिल थे मीटिंग में। क्या कुछ निकल के आया वहाँ से? किस पर्पज़ से मीटिंग की गई थी? देखिए, आज गुरु पूर्णिमा है, आज से कांवड़ यात्रा शुरू है, तो जाहिर सी बात है विपक्ष निगरानी रखता है। देखने गए थे भी कैसी तैयारी है, सरकार की क्या तैयारियां हैं। और जो है कांग्रेस के नेता अगर आपस में मुलाकात करते हैं, बैठते हैं, तैयारियों का जायजा लेते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा प्रश्न है कि क्यों गए, क्यों बैठे। प्रश्न इसलिए खड़ा होता है क्योंकि हरक सिंह रावत ने कहा है कि उनको पुनर्विचार करना चाहिए। हरीश रावत जी वो खुद सांसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ये तो नहीं कि दोबारा से कुछ फूट पड़ रही हो कांग्रेस के अंदर। देखिए, ये कोई फूट नहीं पड़ रही है। जैसे गणेश गोदयाल जी के खिलाफ दबाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सत्ता के दुरुपयोग का भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जो है आज जो हमारा ऊर्जा प्रदेश है, जो पूरे सब जगह बिजली देता है, आज उस ऊर्जा प्रदेश में 8-8 10-10 घंटे बिजली कटौती हो रही है।
सरकार हर मुद्दे, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, सरकार हर व्यवस्था में फेल है, तो कांग्रेस के लोग बैठकर ये चर्चा कर रहे हैं कि अगर गणेश गोंदियाल जी के साथ जो हुआ, ये तो जो है कि सरकार के दुरुपयोग की बात है। जो आज कुंभ की व्यवस्थाएं हैं जो चरमरा गई हैं, जो बिजली कटौती हो रही है, जो बिजली नहीं मिल पा रही है, कीमतें बढ़ते जा रही है, बिजली घटते जा रही है, तो इन सब चीज़ों में चर्चा करने के लिए बैठे हैं। वो गोदी मीडिया इस बात को आप समझ सकते हैं कि ज़बरदस्ती की खबर बनाने वाली बातें हैं। तो हम सब लोग तो सभी जगह बैठ रहे हैं, सभी कांग्रेस के लीडर से बात कर रहे हैं, तो हम तो ये चर्चा कर रहे हैं कि भाई आज उत्तराखंड को जो है कि ज़रूरत है कि हम सड़कों पर निकलें, हम बिजली की बात करें, हम युवाओं की बात करें, हम जो है व्यवस्थाओं की बात करें, हम शासन प्रशासन की बात करें, उत्तराखंड को आगे ले जाने की बात करें, सरकार जो कमी कर रही है उसे खटखटाने का काम करें, सड़क में भी और सदन में भी। खबरें ये इसलिए भी चल रही है, अभी महाराष्ट्र में आपको पता है अभी क्या हुआ, गठबंधन समाप्त हो गया वहाँ पे भी कांग्रेस का, और गोवा और उत्तराखंड को भी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे समाचार की सुर्खियाँ आ रही है, इसलिए ये खबरें उठ रही हैं। देखिए, हमारे देश में सरकार बनती थी, उसमें मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री बनते थे, वो जिम्मेदारी लेते थे प्रदेश को आगे बढ़ाने की, देश को आगे बढ़ाने की। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, वो देश को आगे ले जाने की बात नहीं कर रहे, वो युवाओं को रोज़गार देने की बात नहीं कर रहे हैं, वो महिला सशक्तिकरण की बात नहीं कर रहे हैं, वो सरकार भाजपा की बनाने की बात कर रहे हैं। पूरी केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार कैसे बनाए, इस पे ध्यान दे रही है। इसीलिए हमारा रुपया पतला हो गया है, डॉलर 80 रुपये का हो गया है। कांग्रेस को भी ध्यान नहीं देना चाहिए कि जो जो टूट के भाजपा में जा रहे हैं वैसे लोगों को चिन्हित किया जाए, या इस तरीके से एक मॉनिटरिंग कमेटी बैठाई जाए इस तरीके से। देखिए, कांग्रेस सब कर रही है, लेकिन जब जो संस्थाएं प्रधानमंत्री के दायरे से ऊपर हमारे संविधान में रखी गई, उन संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। किसी को ईडी के मत, आज सरकार ईडी चला रही है, ईडी गिरा रही है, ईडी बना रही है, सीबीआई, इनकम टैक्स। जिन संस्थाओं से देश की व्यवस्था को सही, सुचारू, ईमानदार रखने के लिए जिनका उपयोग किया जाता था, तो आज उन संस्थाओं का, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, इन सब का उपयोग जो है सरकार गिराने और बनाने में किया जा रहा है। तो सरकार देश के युवाओं को रोज़गार देने के प्रति गंभीर नहीं है। सरकार देश को कैसे हम जो सरकारी संस्थान बेच रहे हैं उनको रोकें, उस पर गंभीर नहीं है। सरकार महंगाई को कैसे नियंत्रित किया जाए, उस पर गंभीर नहीं है। जनता को आपके मुद्दे पसंद क्यों नहीं आ रहे हैं? 2017 में हम जब मैनिफेस्टो उठा के देखे तो बड़ा अच्छा मैनिफेस्टो था आपका, जिसमें आपने गैस सिलेंडर की भी बात करी थी। आज गैस सिलेंडर के दाम बहुत ऊंचे हो गए, तो क्या जनता को पसंद नहीं आया कि उनको गैस सिलेंडर सस्ता दिया जाए, या आप पे भरोसा नहीं था कांग्रेस पे? देखिए, भ्रमजाल जब पड़ता है तो कुछ समय तक चलता है। अभी 8 साल हुए हैं भ्रमजाल को। आने वाले समय में जनता खुद सड़कों पर आएगी। ये बहुत समय नहीं लगने वाला इस पर, क्योंकि हर व्यक्ति परेशान है। और मैं आपसे कहूँगा कि अगर मुफ्त राशन खाएंगे तो अपने बच्चों को नौकरी कैसे दिलाएंगे? रोज़गार ख़त्म। आज युवा सड़कों पर है, पढ़ा लिखा युवा सड़कों पर है, कहीं रोज़गार नहीं पड़ रहा है, डिग्रियां हाथ में, और जहां रोज़गार निकल रहा है उस पर भ्रष्टाचार पहले बैठा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाने में लगी है, जबकि सरकार बनने के बाद जिम्मेदारी प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाने की होती है, जो वो भूल गए हैं। अब की जो कांग्रेस है, क्योंकि हमने जो पिछला कार्यकाल था उसमें हमने देखा था कि कई इल्ज़ाम कांग्रेस पर लगे थे। मित्र विपक्ष की भूमिका का कहा गया था कि मित्र विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभा रही है, मुद्दे नहीं उठा पा रही है जो मुद्दे उठाने चाहिए। क्या बदलाव नज़र आता है आपको जो अब की कांग्रेस है, जो नए चुनाव से निकल के कांग्रेस आई है? कितना अंतर है दोनों में? देखिए, आपने इस बार विधानसभा का सत्र देखा होगा, चाहे बजट हो, चाहे चयन आयोग का मुद्दा हो, चाहे प्राधिकरण की बात हो, चाहे बिजली कटौती की बात हो, चाहे गैरसैंण की बात हो, चाहे चारधाम यात्रा की बात हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था की बात हो, सब पर हमने ज़ोर शोर से मुद्दा उठाया है। चाहे गन्ना की भुगतान की बात हो, तो हम सब मुद्दों पर सदन के अंदर बेबाकी से एकजुट होकर लड़ रहे हैं, और वही हम सड़क पे भी करेंगे। अब जो सरकार ये मानकर बैठ गई हो कि हमने सिर्फ भ्रष्टाचार करना है, कोई कुछ बोलता रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसके लिए तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। उसका इलाज तो 5 साल बाद जनता ही करेगी। तो 5 साल का इंतजार जनता को करना पड़ेगा। देखिए, अभी तो सरकार उनकी है,
हम तो लगातार जन सरोकारों के लिए लड़ेंगे। 5 साल बाद दोबारा अगर उन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिए, कहा कि अब नया चेहरा लेके आएंगे, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पर काफ़ी इल्ज़ाम लगा रहे थे, लोग पसंद नहीं कर रहे थे, फिर तीरथ सिंह आए, लेकिन इस बार उन्होंने फिर नया चेहरा लेके आए धामी जी के रूप में। 5 साल बाद फिर वो करेंगे, तब क्या कांग्रेस फिर क्या करेगी? देखिए, जन राजनीति में कोई एक तरीका एक बार किया जाता है। जनता बहुत समझदार है, जनता इस बार जवाब देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो इधर हमारे साथ भुवन कापड़ी जी, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी कि किस प्रकार से जो मुद्दे हैं वो उन्होंने विधानसभा में उठाए और युवा कैसे उनके साथ लगातार जुड़ रहे हैं, उन्हें प्यार कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो और वीपीडियो मामले में क्योंकि प्रमुखता से हमने भी उठाया था और विधानसभा में जो सत्र हुआ था वो भी हमने प्रमुखता से दिखाया था कि किस प्रकार से वीडियो और वीपीडियो का जो मामला है वो भुवन कापड़ी जी ने विधानसभा सत्र में रखा। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो मुद्दे कांग्रेस उठा रही है, विपक्ष उठा रही है, उस पर कितना अमल होता है, अगर अमल नहीं होता है तो किस प्रकार से सड़कों पर कांग्रेस इसका जवाब देगी। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे प्रवचन डिजिटल।